हेलो। नमस्कार साथियों। मैं वासुदेव सिंह जादौन, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, वर्तमान में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया में पदस्थ हूँ। मैं आप सभी के समक्ष निर्धारित समय और टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जो भी छात्र छात्राएं समाजशास्त्र विषय को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं आज मुख्य रूप से उन लोगों से बात करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र एक अत्यंत उपयोगी विषय है और वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता बढ़ती ही जा रही है। उपयोगिता क्यों बढ़ रही है, ये हम कुछ घटनाओं से देख रहे हैं। लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी और सभी लेवल पे यह प्रयास किया जा रहा है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उनको ऑनलाइन या जहाँ से भी संभव हो सकता है उन सभी प्लेटफॉर्म से उनको स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराई जाए। इन्हीं प्रयासों के तारतम्य में मैं समाजशास्त्र विषय के परिचयात्मक पर्सपेक्टिव को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता और हरिशंकर कंसाना जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया कि मैं ऑनलाइन आकर समाजशास्त्र के जो छात्र हैं उनकी समस्याओं का समाधान करूं। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगा वो मुख्यतः बीए फर्स्ट ईयर, बीए प्रथम वर्ष की प्रथम यूनिट का टॉपिक है, जिसमें समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र, समाजशास्त्र की प्रकृति और समाजशास्त्र की उपयोगिता। समाजशास्त्र छात्रों के बीच अत्यंत लोकप्रिय विषय रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों का रवैया इस विषय के प्रति उतना ही कैजुअल रहता है। वो समाजशास्त्र को पढ़ता है परीक्षा को पास करने के दृष्टिकोण से, निश्चित रूप से परीक्षा को पास भी कर लेता है, लेकिन परीक्षा पास करना ही समाधान नहीं है। अगर वास्तव में हम समाजशास्त्र विषय को इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, उसकी उपयोगिता को जानते हुए पढ़ें, तो निस्संदेह यह विषय आपको इतना काबिल बना सकता है कि न केवल आप अपने करियर बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। सामान्यतः लोगों का रवैया आर्ट के विषय को लेकर यह रहता है कि ये एवरेज से कम विद्यार्थियों द्वारा लिए जाते हैं। जो अच्छे छात्र होते हैं वो साइंस के सब्जेक्ट लेते हैं और जो उनसे थोड़े कमज़ोर रहते हैं वो समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान इस प्रकार के विषय लेते हैं। ये वास्तव में गुजरे ज़माने की बातें हैं और भ्रामक तथ्य हैं। तो क्या वास्तव में जैसा मैंने कहा था समाजशास्त्र उतना उपयोगी है? निसंदेह। मैं अपने सभी गुरुजनों का इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा, जिनके सानिध्य में मैंने अपनी एमए की परीक्षा पास की। एमए की परीक्षा मैंने एमएलबी कॉलेज ग्वालियर से उत्तीर्ण की थी और उसमें डॉक्टर अयूब खान, सुनीति श्रीवास्तव, डॉक्टर वीणा शुक्ला और डॉक्टर जयश्री चौहान, इनका अनन्य मार्गदर्शन मुझे मिला। मुझे लगता है अगर मैंने ईमानदारी से सबसे ज़्यादा ईमानदारी से काम किया तो वो थी पोस्ट ग्रेजुएशन पे एमए की पढ़ाई, और निसंदेह वही सोशियोलॉजी आज मुझे करियर बनाने में सहायक हुआ। निश्चित रूप से छात्रों की जिज्ञासा रहती है कि समाजशास्त्र में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए। जब तक हम किसी विषय की उपयोगिता नहीं जानेंगे
जब तक हम किसी विषय का महत्व नहीं जानेंगे तब तक हम उसमें उतनी रुचि नहीं लेंगे जितनी लेनी चाहिए। यही वस्तुस्थिति समाजशास्त्र के साथ है। तो फिर समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? वास्तव में समाजशास्त्र ऐसा विषय है जो हमें समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराता है। इसीलिए विद्वानों ने इसे समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी कहकर संबोधित किया है। जब सामाजिक विज्ञान थे तो हमें समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों हुई? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य स्वभाव से एक जिज्ञासु प्राणी है। वो सबसे पहले अपने आसपास का जो परिवेश है उस पर नजर रखता है। वह जिस वातावरण में रहता है, जिस माहौल में रहता है, उसके आसपास की चीजें उसे कैसे प्रभावित करती हैं, इन सभी पर वो सबसे पहले दृष्टि डालता है, उनके समाधान खोजता है। यही वजह है कि सबसे पहले नेचुरल साइंस, जिनको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, उनका विकास हुआ। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स, जितने भी नेचुरल साइंसेज हैं, इनका इतिहास बहुत लंबा है और यह लंबा इतिहास ही है जिस कारण आज ये एक वैज्ञानिक विषय के तौर पर स्थापित हो सके। लेकिन मनुष्य ने बहुत समय बाद अपने बारे में सोचना विचारना शुरू किया और धीरे धीरे सामाजिक विज्ञानों का जन्म हुआ। लेकिन सामाजिक विज्ञान, अधिकांश छात्र छात्राएं, हम सभी 9th 10th या 11th 12th में सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञानों को पढ़ा जाता है। सामाजिक विज्ञान क्या है? यानी समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान कराने वाले विषय। जी हाँ, लेकिन उनका जो रवैया है वो कुछ ज़्यादा ही जनरलाइज्ड या सामान्यीकृत है। जैसे नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इनका कहीं ना कहीं बहुत सामान्यीकृत अध्ययन हम किस में करते हैं? सामाजिक विज्ञानों में करते हैं। लेकिन विश्व में कुछ ऐसा घटनाक्रम रहा जिसने कुछ विचारकों को, कुछ चिंतकों को इसके लिए प्रेरित किया कि वो समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करें। भारत की संस्कृति काफ़ी पुरातन है। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति का भी उल्लेख मिलता है। वैदिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर वेद, पुराण, उपनिषद और विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों, स्मृतियों की रचना की गई और यह धर्म ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है। तो फिर समाजशास्त्र इतना नवीन विज्ञान कैसे है? एक बड़ा कॉमन सा प्रश्न है। निश्चित रूप से जब हम सामाजिक घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक नजरिए से अध्ययन करेंगे, वैज्ञानिक नजरिए से सिद्धांतों की स्थापना करेंगे, तभी हम वास्तव में उस विज्ञान को, उस विषय को विज्ञान का दर्जा दे सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति ने आसपास की घटनाओं के बारे में सोचा, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ। तत्पश्चात उसने स्वयं के परिवेश के बारे में, स्वयं के सामाजिक संबंधों के बारे में, सामाजिक संरचना के बारे में, उन प्रक्रियाओं के बारे में जो उसे प्रभावित करती हैं, उन पर अध्ययन किया। इसीलिए समाजशास्त्र का विकास हुआ। इस क्रम में एक विद्वान हैं ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट मूलतः फ्रांसीसी विद्वान हैं। 1798 19 जनवरी 1798 मोंटपेलियर, फ्रांस में ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म होता है और वह अपनी शिक्षा दीक्षा गणित और दर्शन शास्त्र के साथ प्रारंभ करते हैं। लेकिन अपनी पढ़ाई के दौरान वह समाज में कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं जो समाज में परंपरागत ढांचे में काफ़ी उथल पुथल या परिवर्तन उत्पन्न करती हैं।
इसमें मुख्य रूप से दो घटनाओं का नाम आता है। एक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और दूसरा है औद्योगिक क्रांति। जो व्यक्ति सिविल सर्विस के छात्र रहे होंगे, जो बच्चे राज्य लोक सेवा आयोग के छात्र रहे होंगे, या जो इतिहास के छात्र रहे होंगे, निश्चित रूप से उन्होंने फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति को पढ़ा होगा। फ्रांस में राजशाही थी, जनता ने राजशाही का विरोध किया क्योंकि राजा बिल्कुल भी लोक कल्याण पर ध्यान नहीं देता था। एक कथन वहाँ का प्रसिद्ध है, जब वहाँ पर भुखमरी का दौर हुआ, बहुत समस्या होने लगी, लोग भूखों मरने लगे, तो लोग राजा के पास पहुँचे और लोगों को संबोधित करने के लिए जो तत्कालीन शासक थे उनकी रानी संबोधित करने के लिए आई और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो केक खाइए। जब राजा का रवैया इतना गैर जिम्मेदारीपूर्ण हो जाए तो निश्चित रूप से यह जन विद्रोह का, जन आंदोलन का रूप धारण कर लेता है और यही हुआ कि जो राजा है उसका तख्ता पलट किया गया और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह फ्रांसीसी समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसी के पैरेलल एक घटना और चल रही थी जिसको औद्योगिक क्रांति कहा गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति वास्तव में एक ऐसी अवस्था है जहां पर कुछ लोगों ने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की, मुनाफाखोरी के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया, श्रमिकों को, महिलाओं को, बच्चों को बहुत कम वेतन पर दिन भर बंधक बनाकर बंधुआ मजदूर की तरह कंपनियों में लेबर के रूप में इस्तेमाल किया। उनमें भी एक बड़ा असंतोष पैदा हुआ। उसके फलस्वरूप ही समाज के ताने बाने में बड़ा बदलाव हुआ। कुल मिला के कहा जाए तो समाज का जो मूल ढांचा था यूरोपियन समाज का, वो बुरे तरीके से चरमरा गया। इन सभी घटनाओं का तत्कालीन विचारक अगस्ट कॉम्ट पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अगस्ट कॉम्ट पर प्राकृतिक विज्ञानों की बहुत छाप थी। अपने अध्ययन के दौरान अगस्ट कॉम्ट फ्रांसीसी विद्वान साइमन के संपर्क में भी आए और कहीं ना कहीं जो समाजशास्त्र विषय को आगे बढ़ाने को, उसके बीजारोपण का जो सिलसिला है वो उनके द्वारा ही विरासत में मिला। लेकिन इस काम को व्यवस्थित रूप से करते हुए अगस्ट कॉम्ट ने 1838 में सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द दिया। सोशियोलॉजी शब्द देने से पहले भी अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र के लिए सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का चयन किया था। लेकिन वहीं के एक विद्वान थे एडोल्फ क्वेटलेट, नाम आप ध्यान करेंगे, एडोल्फ क्वेटलेट। जैसे कि परंपरा रही है चोरी चकारी की, उनके द्वारा जो शब्द दिया गया था सोशल फिजिक्स, वो एडोल्फ क्वेटलेट द्वारा चोरी कर लिया गया। तब अगस्ट कॉम्ट द्वारा सोशियोलॉजी शब्द दिया गया और वो डेट थी 1838। विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है अगस्ट कॉम्ट द्वारा सबसे पहले सोशियोलॉजी को क्या कहा गया, तो सोशल फिजिक्स कहा गया। उसके बाद क्या कहा गया, सोशियोलॉजी कहा गया। इसीलिए समाजशास्त्र के जो उद्भव या ओरिजिन की जो डेट है वो 1838 मानी जाती है। इसीलिए एक विद्वान ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बस बहुत समय से उसने सामाजिक घटनाओं के बारे में सोचा विचारा है, लेकिन समाजशास्त्र का इतिहास 2 सदी से अधिक पुराना नहीं है। समाजशास्त्र को सबसे पहले अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया। इसीलिए सोशियोलॉजी को अमेरिकन साइंस भी कहा जाता है। सोशियोलॉजी के बारे में प्रारंभिक कार्य फ्रांस में हुए। यहाँ पर टर्म आया सोशियोलॉजी।
वस्तुतः समाजशास्त्र को समझने से पहले हमें सोशियोलॉजी शब्द या समाजशास्त्र शब्द का अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक है। सोशियोलॉजी बेसिकली दो शब्दों का मिला जुला रूप है। एक शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगस। सोशियस की ओरिजिन लैटिन भाषा से हुई है और लोगस शब्द की ओरिजिन ग्रीक भाषा से हुई है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रीक लैटिन, लैटिन ग्रीक, तो आप ध्यान रखेंगे एलजी, सोशियस लैटिन भाषा, लोगस ग्रीक भाषा। सोशियस वर्ड का मीनिंग है सोसाइटी, समाज, और लोगस शब्द रिप्रेजेंट करता है लॉजी, टू स्टडी, यानी कोई ऐसा विषय जो समाज का अध्ययन करता है, जो समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है, वही क्या है? सोशियोलॉजी है। समाजशास्त्र को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया और परिभाषाओं को लेकर कोई एक रूपता नहीं रही, विभिन्न विद्वानों में मतैक्य रहा। इसीलिए समाजशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में कैसे बांटा गया? जनरली अपन देखते हैं तो कहा जाता है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक अंत्यक्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। जब अपन परिभाषाओं को देखते हैं तो इन परिभाषाओं को मुख्य रूप से 4 कैटेगरी या 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरी, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरी, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। और चौथी है समाजशास्त्र सामाजिक अंत्यक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, या सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शंस या सोशल रिएक्शंस। अब इन डेफिनेशंस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा आप लोगों से। सबसे पहले हम उन विद्वानों की डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे जो समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन मानते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, मैं कुछ डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ आपको। एक विद्वान हुए हैं वार्ड, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरी डेफिनेशन है गिडिंग्स, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। तीसरी परिभाषा है ओडम, इनकी डेफिनेशन है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। निसंदेह रूप से चाहे वार्ड की परिभाषा हो, चाहे ओडम की परिभाषा हो, चाहे गिडिंग्स की परिभाषा हो, सभी में समाज और विज्ञान 2 कॉमन शब्द हैं। इन विद्वानों के आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा विषय जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है समाजशास्त्र है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। वैज्ञानिकों का एक धड़ा या एक वर्ग ऐसा था जो इसको सामाजिक संबंधों के रूप में डिफाइन करता है। इसमें कुछ विद्वान हैं, मैकआइवर पेस, क्यूवर, मैक्स वेबर, अर्नोल्ड एम रोच। वास्तव में यह जो वर्ग है जो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, इसका मुखिया एक तरीके से मैकआइवर पेज को कहा जाता है। मैकआइवर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्रियों की रुचि सामाजिक संबंधों में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। अतः समाजशास्त्र मुख्य रूप से सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है।
क्यूबर की डेफिनेशन को देखते हैं। समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान की ऐसी शाखा जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करती है। यह किसने कहा? क्यूबर ने। मैक्स वेबर की परिभाषा को लेकर थोड़ा विवाद है। वास्तव में मैक्स वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने वाला विज्ञान मानते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों पर भी जोर दिया है। एक और विद्वान हुए हैं अर्नोल्ड एम रोज, नाम याद रखेंगे, अर्नोल्ड एम रोज। इनकी डेफिनेशन है समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। क्या बोल रहे हैं? समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, यानी जो ह्यूमन रिलेशन है उनकी स्टडी कौन कर रहा है? सोशियोलॉजी। दूसरे धड़े का जब अपन विश्लेषण करते हैं तो बात निकल के आती है कि समाजशास्त्र कोई ऐसा विषय है जिसकी केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु है। दो कैटेगरी पूरी हुई। तीसरी कैटेगरी आती है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। यहां पर एक शब्द आया है समूह, ग्रुप्स। वास्तव में देखा जाए जब अपन सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कोई स्पेशल टर्मिनोलॉजी आती हैं जिनका अर्थ समाजशास्त्र में कुछ अलग होता है और सामान्य जो प्रचलन है उनमें अलग होता है। जैसे मैंने बोला समाज, तो यहाँ पर जो समाज है वो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, सामाजिक संबंधों का ताना बाना है और यह होते हुए भी अमूर्त है। दूसरी तरफ आप देखते हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज, एक समाज, ये वास्तव में समाजशास्त्र की जो समाज का कंसेप्ट है उन अवधारणाओं से बिल्कुल अलग है। हम जिस समाज की बात कर रहे हैं वो सामाजिक संबंधों का एक ताना बाना है, एक जाल है, एक ढांचा है। तो फिर सामाजिक समूह क्या है? कौन से वो विद्वान हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान मानते हैं? इसमें मुख्य रूप से नाम आता है जॉनसन। जॉनसन के साथ तीन विद्वान और हैं, नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग। नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग। अंकित यादव, वेरी गुड इवनिंग। नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग की डेफिनेशन मैं इसलिए थोड़ा सा देख के बता रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन में अगर एक शब्द भी इधर का उधर हो जाए तो फिर उसका पूरा तारतम्य बदल जाता है, उसका पूरी जो मीनिंग्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग, इनकी डेफिनेशन है समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। सोशियोलॉजी क्या है? समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन। वास्तव में जो विषय विज्ञान होगा उसने कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो किया होगा। अगर वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो किया है तो निसंदेह वो विज्ञान है। और यहाँ पर समूहों के अध्ययन करने में हम व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। ये डेफिनेशन कौन दे रहे हैं? नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग। लेकिन इस कैटेगरी को जिसने सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया है वो विद्वान है जॉनसन। पीएससी में, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में या जो यूपी में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं होती हैं उसमें क्वेश्चन अक्सर आता है कि किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है। तो उसमें एग्जाम्पल या जो आंसर होता है वो होता है जॉनसन। जॉनसन की डेफिनेशन को लेते हैं। जॉनसन कह रहे हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों में हमारी रुचि केवल वहीं तक है जहां तक वे अंत्यक्रियाओं की व्यवस्था में भाग लेते हैं और इन्हीं अंत्यक्रियाओं की व्यवस्था से कहीं ना कहीं सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो जो तीसरी जो कैटेगरी है वो समाजशास्त्र को किसका अध्ययन मान रही है? सामाजिक समूह का। वास्तव में हम सभी लोग समूहों में रहते हैं।
समूह क्या है, इस पे हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब समाजशास्त्र को परिभाषित करने का जो चौथा क्रम है, समाजशास्त्रियों की जो चौथी श्रेणी है, जो चौथा विभाजन है, वह समाजशास्त्र को सामाजिक अंत्यक्रियाओं का अध्ययन मानता है। सामाजिक अंत्यक्रिया, निस्संदेह मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ मनुष्य परस्पर समाज के अन्य व्यक्तियों से कुछ न कुछ अंत्यक्रिया करता है, कुछ न कुछ क्रियाएं करता है जिनके कुछ अपने मायने और अर्थ होते हैं। जब तक सामाजिक अंत्यक्रिया नहीं होगी तब तक सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं होगा। जब तक सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं होगा, सामाजिक समूह नहीं बनेंगे। तो वे कौन से विद्वान हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक अंत्यक्रियाओं का अध्ययन करते हैं? इसमें सबसे पहले नाम आता है गिलिन एवं गिलिन। डेफिनेशन क्या है? समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंत्यक्रियाओं का अध्ययन है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं और उससे जो व्यवस्था बनती है उसी का अध्ययन कहीं ना कहीं कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। यानी व्यक्ति संपर्क में आए, अंत्यक्रिया की और उस अंत्यक्रिया के फलस्वरूप जो व्यवस्था बनी, जो संबंध विकसित हुए, उनका अध्ययन कौन कर रहा है? समाजशास्त्र। दूसरी डेफिनेशन है जॉर्ज सीमेल। जॉर्ज सीमेल का काफी नाम सुना होगा आपने। समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अब यहां पे शब्द आया अंतः संबंध, इंटर रिलेशन। मनुष्य के बीच अंतः संबंधों की प्राथमिक शर्त है अंत्यक्रिया। जब तक अंत्यक्रिया नहीं होगी, संबंध विकसित नहीं होंगे। इसी में सबसे महत्वपूर्ण नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने डिफाइन किया है समाजशास्त्र सामाजिक अंत्यक्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने वाला विज्ञान है। यानी जो सामाजिक अंत्यक्रिया होती है उनका अर्थपूर्ण बोध, यानी वो अंत्यक्रिया किस परिदृश्य में हुई, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या अर्थ निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? जो विद्वान, जो समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंत्यक्रियाओं के अध्ययन के रूप में देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कुछ समाजशास्त्री समाज को समाज का, कुछ सामाजिक संबंधों का, कुछ सामाजिक समूहों का और कुछ सामाजिक अंत्यक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें आपस में घुली मिली हैं। कैसे? सबसे पहली बात तो हमें समाज को समझना होगा। जनरली हम जो समाज का अर्थ लेते हैं और सोसाइटी में जो समाज का अर्थ प्रयोग किया गया है वो सामान्य अर्थों से बिल्कुल भिन्न है। समाज है क्या? इसकी सबसे सुंदर परिभाषा, सबसे अर्थपूर्ण परिभाषा मैकाइवर एवं पेज द्वारा दी गई है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया जाल, वेव। जब हम किसी जाल को, वेव को देखते हैं तो उस पर धागों का एक निश्चित क्रम विन्यास रहता है। अगर हम धागों को इकट्ठा कर दें तो उलझ जाएंगे, अगर कोई एक राउंडेड उसमें लपेट दें तो रस्सी बन जाएगी। लेकिन नहीं, वो बोल रहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ताना बाना है। यानी किस व्यक्ति से क्या संबंध होंगे, किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन होगा, यह वेल डिफाइन है। तो फिर क्या सामाजिक संबंधों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सामाजिक संबंध वस्तुतः एक अमूर्त व्यवस्था है,
इसी कारण समाज भी अमूर्त है। हम किसी भी सोसाइटी को देख नहीं सकते। किनको देख सकते हैं? व्यक्तियों को। व्यक्तियों के बीच क्या होती है? अंत्यक्रिया होती है। अंत्यक्रियाओं के फलस्वरूप संबंध विकसित होते हैं। संबंध समान उद्देश्य, समान रुचि, पारस्परिक निकटता के आधार पर कहीं ना कहीं सामाजिक समूहों का निर्माण होता है। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समाज शास्त्र समाज का, सामाजिक समूहों का, सामाजिक अंत्यक्रियाओं का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन कराने वाला विषय है, विज्ञान है। अब यहां पर प्रश्न उठता है, क्या समाजशास्त्र वास्तव में विज्ञान है? इसको लेकर भी विद्वानों में मतैक्यता नहीं है। फौरी तौर पर कहा जाता है कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक विशेषताएं नहीं रखता है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान है, समाजशास्त्र उस तरीके का विज्ञान नहीं है। यह वास्तव में एक सरसरी तौर पर लगाया गया अनुमान है। निश्चित रूप से नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, उनकी विषय वस्तु अलग है, उनका विषय क्षेत्र अलग है, तो वह एक अलग प्रकार की विज्ञान है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु स्कोप अलग है, समाजशास्त्र एक अलग प्रकार का विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान, इन तीनों में अंतर संबंध जान लेना बहुत जरूरी है। सामान्यतः प्राकृतिक विज्ञानों में अक्सर मैं छात्रों से पूछता हूं विज्ञान क्या है, तो फटाक से वो बिना हिचके बता देते हैं केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है। जब उनसे प्रश्न किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति क्या है, तो कुछ ही छात्र जवाब दे पाते हैं। उनसे पूछा जाता है क्या समाजशास्त्र विज्ञान है, बोलते हैं हाँ सर है, लेकिन क्यों है नहीं पता। यह वास्तव में चीजें हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उस विषय में अपनी गहन रुचि पैदा नहीं करेंगे। कोई भी विषय विज्ञान है या नहीं, यह विषय सामग्री के आधार पर निर्धारित नहीं होता है। जो विषय साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक अप्रोच का उपयोग करेगा वह विज्ञान होगा। नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान एक लंबे समय से वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, तो वह ज़्यादा सटीक अनुमान लगा पाते हैं, ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी कर पाते हैं। क्योंकि समाजशास्त्र का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है, इसलिए कहीं ना कहीं इसकी प्रकृति प्राकृतिक जो विज्ञान है उनसे कहीं ना कहीं भिन्न है। निसंदेह रूप से वर्तमान परिदृश्य में समाजशास्त्र की उपयोगिता बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? हम देख रहे हैं नित्य नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं और हम आसपास की घटनाक्रम को देखते हैं और हम सोचते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन नहीं आता तो हम कहीं ना कहीं अपना उनसे ध्यान हटा लेते हैं। यही कुछ ऐसी परेशानियां थीं जिन्होंने अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। मैंने दो घटनाएं बताई थी, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये दो बड़ी घटनाएं थीं जिनके कारण अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की नींव रखी और उसके बाद यह विषय बहुत ही द्रुत गति से, रैपिडली संसार की विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा और यह क्रम भारत तक भी पहुंचा। कॉम्ट इसके पीछे क्या देखते थे? एक बेसिक कंसेप्ट है, प्राकृतिक घटनाएं एक निश्चित क्रम में संचालित होती हैं। जीव जंतुओं की लाइफ साइकिल एक निश्चित क्रम में चलती है, पेड़ पौधों की लाइफ साइकिल एक निश्चित क्रम में चलती है। यही क्रम कहीं ना कहीं सामाजिक घटनाओं पर भी लागू होता है। खगोल शास्त्र में देखें, सूर्य का निश्चित अंतराल पर उदय होना, अस्त होना, सामान्यतः यही माना जाता है।
लेकिन हम जानते हैं सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। वास्तव में परिक्रमा का कार्य पृथ्वी द्वारा किया जाता है। प्रारंभिक अवधारणा इसके बारे में भी अलग अलग हैं। कभी कहा जाता था सूर्य केंद्र में पृथ्वी चक्कर लगाती है, कभी कहा जाता था पृथ्वी केंद्र में सूर्य चक्कर लगाता है। वास्तविकता क्या है वो हमें पता है। कोई जीव है, जन्म लेता है, एक निश्चित आयु पूरी करता है और उसके बाद मर जाता है, यानी जन्म, लाइफ साइकिल और उसका मर जाना। इसी प्रकार बीज है, बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से फल बनता है, फल से नष्ट होता है, फिर से, यानी सारी घटनाएं कहीं ना कहीं साइक्लिक चक्रीय क्रम में चल रही हैं। अगस्ट कॉम्ट जब बारीकी से देखते हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक घटना एक निश्चित अंतराल से एक निश्चित क्रम में घटित होती हैं, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाएं भी एक निश्चित क्रम में घटित होती हैं। अगर हम उन घटनाओं के तारतम्य को ढूंढ लेंगे तो निश्चित रूप से समाज को वैज्ञानिक विषय बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस काम को करने में अगस्ट कॉम्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए अगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। यहाँ पर कम से कम मैं ऐसे आपको 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट का जन्म कहाँ पर हुआ? फ्रांस में। अगस्ट कॉम्ट का जन्म कब हुआ? 19 जनवरी 1798, 19 जनवरी 1798। मृत्यु कब हुई? 5 सितंबर 1857। 1857 की क्रांति आपको पता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। सोशियोलॉजी से पहले किस शब्द का उपयोग किया? सोशल फिजिक्स। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। समाजशास्त्र के जन्म के पीछे कौन सी 2 घटनाएं उत्तरदायी थीं? फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पर बात किसकी हुई? अगस्ट कॉम्ट की और सोशियोलॉजी का जो अर्थ है उसकी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, समाजशास्त्र शब्द किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है? लैटिन और ग्रीक। क्रम ध्यान रखेंगे, लैटिन और ग्रीक। इसके बाद फिर हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहा? एरिया ऑफ सोशियोलॉजी क्यों नहीं कहा? जब हम कहीं पर जियोग्राफिकल मास या लैंड को ऑब्जर्व करते हैं, काउंट करते हैं, वहां पर टर्म आता है एरिया। स्कोप यानी संभावनाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को जाना जाए। जब कोई विषय अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है तो हमें ये चीज़ निर्धारित करनी होती है कि उस विषय के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, विषय क्षेत्र और विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ सब्जेक्ट। देखने में दोनों चीजें मिली जुली सी लगती हैं, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर है। सब्जेक्ट मैटर बताता है कि उस विषय में हम किन चीजों को पढ़ेंगे। परिवार को पढ़ेंगे, विवाह को पढ़ेंगे, नातेदारी को पढ़ेंगे, जाति को पढ़ेंगे, धर्म को पढ़ेंगे, पंथ को पढ़ेंगे, प्रजातिवाद को पढ़ेंगे, संस्कृति को पढ़ेंगे, सभ्यता को पढ़ेंगे, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन, सामाजिक विघटन, सहयोगी प्रक्रिया हैं, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, सहयोग, विघटनकारी प्रवृत्तियाँ, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, आंदोलन, सामाजिक क्रांति, उद्विकास, प्रगति, विकास, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये समाजशास्त्र की
सब्जेक्ट मैटर यानी विषय सामग्री को बताते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट मैटर का हम किस सीमा तक अध्ययन करेंगे, वो कौन सी परिधि होगी, वो कौन सी सीमा होगी जहां तक हम अध्ययन कर सकते हैं, इस चीज को क्या बताता है, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट या उस विषय का विषय क्षेत्र। हम यहां पर इसी पे बात करेंगे। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर मुख्य रूप से दो विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर प्रसिद्ध जो वाक्य है वो है अलेक्सिंकल्स का। अलेक्सिंकल्स क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही स्पष्टतः इसके अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया जा सकता है। यानी समाजशास्त्र किसका अध्ययन कर रहा है, परिवर्तनशील समाज का। जो चीज स्थायी नहीं है, जिसमें बार बार चेंजेस हो रहे हैं, तो हम उसके स्कोप को या क्षेत्र को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। ये तो बड़ा बैरियर हो गया समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विषय बनने से रोकने के लिए। लेकिन ये बात भी महत्वपूर्ण है। अगर हम समाजशास्त्रियों को देखेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार की विचारधाराएं मिलती हैं। पहली है स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक, विशिष्टात्मक। इसमें है फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक या पर्टिकुलरिस्टिक। जो समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानता है, एक ऐसा विषय, एक ऐसा विज्ञान जो कुछ निश्चित चीजों का अध्ययन करता है, निश्चित प्रकार की इकाइयों का अध्ययन करता है। लेकिन इसके उलट एक दूसरा धड़ा है जो समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानता है, जिसको कहा जाता है सिंथेटिक स्कूल या समन्वयात्मक संप्रदाय। अब इन पर थोड़ा सा अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्पेशलिस्टिक, पर्टिकुलरिस्टिक या फॉर्मल। इसमें मुख्य रूप से कुछ विद्वान हैं जिनके नाम आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देखेंगे, जेआरएफ का एग्ज़ाम देखेंगे, तो क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा समन्वयात्मक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। समन्वयात्मक को सिंपल अपन देखें तो यह समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं, यानी समाजशास्त्र में जो कुछ भी कॉमन है उन सब का अध्ययन कौन करता है, समाजशास्त्र करता है। लेकिन कुछ विद्वान इस चीज़ की आलोचना करते हैं, बोले अगर इतना जनरलाइज हो जाएगा तो फिर समाजशास्त्र अलग विज्ञान के रूप में अपना स्थान ही नहीं बना पाएगा। एक दूसरा धड़ा और है जो समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानता है और इस क्रम में स्वरूपात्मक संप्रदाय, इसके जो संस्थापक हैं, जो इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने इसको रखा है, उनका नाम है जॉर्ज सीमेल। बार बार क्वेश्चन आता है स्वरूपात्मक संप्रदाय, विशिष्टात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, जॉर्ज सीमेल है। कई बार वो पूरा एक सेट दे देता है, समुच्चय दे देता है कि इनमें से कौन सा नाम भिन्न है। तो मैं पूरे नाम बता रहा हूँ आपको, जॉर्ज सीमेल, बीरकांत, बोनवीस, मैक्स वेबर, टोनीज, रोस, पार्क, बर्गेस। ये 6-7 विद्वान हैं जो समाजशास्त्र को स्वरूपात्मक संप्रदाय मानते हैं, यानी समाजशास्त्र समाज में कुछ विशिष्ट जो है, जो विशिष्ट संबंध हैं, उन्हीं का अध्ययन करता है, जनरलाइज चीज़ों का अध्ययन नहीं करता। इन विद्वानों ने अलग अलग तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। दूसरा जो धड़ा है वो है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय, इसमें मुख्य रूप से सोरोकिन, दुर्खीम, हाउहाउस, जिन्सबर्ग, सोरोकिन, दुर्खीम, हाउहाउस, जिन्सबर्ग, वार्ड, मोटवानी, 6-7 विद्वान इसमें भी हैं
जो समाज शास्त्र को समाज का सामान्य विज्ञान मानते हैं, यानी समाज शास्त्र में जो कुछ सामान्य रूप से घटित होता है उसका वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यानी निष्कर्षतः हम देखें तो यहाँ पर समाज शास्त्र मुख्य रूप से सामान्य घटनाओं का सामान्य अध्ययन है, लेकिन व्यवहार में देखें तो स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। इसीलिए अलेक्सिंकस कहते हैं कि वास्तव में समाजशास्त्र विशिष्ट घटनाओं का भी अध्ययन करता है और सामान्य घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी वास्तव में जो समाजशास्त्र की प्रकृति है वो मिली जुली है। हमें स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन हैं, प्रतिपादक कौन हैं, और विशिष्टात्मक संप्रदाय की सामान्य समन्वयात्मक संप्रदाय के संस्थापक और समर्थक कौन हैं, ये बिल्कुल आपको लिखकर याद करना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है और कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है वो भी इन चीज़ों पे फोकस करता है। इसके बाद हम बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति पर। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, वास्तव में प्रकृति होती क्या है। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र कला है या विज्ञान, स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, फुल क्वेश्चन भी आते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं। वास्तव में जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो वो यह बताता है कि कोई विषय विज्ञान है या नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि मनुष्य की प्रकृति कैसी है, अच्छी है, बुरी है, निर्दयी है, दयावान है। लेकिन जब हम किसी सब्जेक्ट की प्रकृति की बात करते हैं, नेचर ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रकृति का मतलब होता है वह सब्जेक्ट विज्ञान है या कला है। निसंदेह कोई भी विषय हो जिस विषय ने वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया है वह विज्ञान है। कभी भी दो विज्ञान एक जैसे नहीं हो सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा नहीं हो सकता, केमिस्ट्री जूलॉजी जैसा नहीं हो सकता, जूलॉजी बॉटनी जैसा नहीं हो सकता, बॉटनी जियोग्राफी जैसा नहीं हो सकता। अपनी अपनी अध्ययन पद्धतियां हैं, अपने अपने सब्जेक्ट मैटर हैं, अपनी अपनी स्कोप ऑफ सब्जेक्ट हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इनके स्वरूप भी अलग अलग हैं। यहाँ पर मैं कुछ विद्वानों के कथन हैं उनको मैं बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें भी इनको पूछा जाता है, और जब हम क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं निबंधात्मक शैली में तो हमें कहीं ना कहीं इनके रेफरेंस देने होते हैं। किसी भी अच्छे उत्तर लेखन के लिए 30 से 35% फैक्ट और लगभग 70% कंसेप्ट को महत्व दिया जाता है। जब तक आप अपने कंसेप्ट का जस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन फैक्ट के द्वारा नहीं करेंगे, आपका उत्तर प्रभावी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक विद्वान है लैंडिस, क्या नाम है, लैंडिस। इनकी डेफिनेशन है विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। कितनी सटीक बात कही है, विज्ञान विज्ञान है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में हो। यानी कोई भी विज्ञान इस कारण विज्ञान या अविज्ञान नहीं हो सकता कि वो फिजिक्स में है तो विज्ञान और सोशियोलॉजी में है तो विज्ञान नहीं है। लेकिन कुछ और विद्वान हैं, जैसे एक विद्वान हुए हैं स्टुअर्ट चेज। स्टुअर्ट चेज क्या कह रहे हैं, विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, मेथड से है, सब्जेक्ट मैटर से नहीं है। एक और विद्वान है कार्ल पियर्सन। कौन है, कार्ल पियर्सन। क्या बोल रहे हैं,
सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय सामग्री में। सभी विद्वानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय सामग्री में। यहाँ पर एक बात निकल के आ गई कि कोई भी विषय, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी हो, जो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करेगा वह विषय विज्ञान होगा। तो फिर क्या समाजशास्त्र विज्ञान है? निसंदेह समाजशास्त्र विज्ञान है, लेकिन वैसा नहीं जैसे नेचुरल साइंस हैं। क्यों? क्योंकि उनका सब्जेक्ट मैटर अलग है, उनकी रिसर्च मैथोडोलॉजी के टूल्स अलग हैं, सब्जेक्ट मैटर अलग है, अध्ययन पद्धति के उपकरण अलग हैं, विषय वस्तु अलग है, तो निश्चित रूप से इसकी प्रकृति भी अलग है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति वास्तव में अध्ययन का एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें मुख्य रूप से 3-4 चीजें रहती हैं। क्या क्या? पहला, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। किसी विद्वान ने कहा है कि किसी भी सामाजिक घटना की विवेचना करते समय, विश्लेषण करते समय हम अवलोकन से शुरू करते हैं और अवलोकन पर ही खत्म करते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमें सामाजिक घटनाओं के, सामाजिक जो घटनाएं घटित होती हैं उनके सत्यापन के लिए हमें अवलोकन पर ही लौटकर आना पड़ता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी गांव में झगड़ा हो गया और कोई व्यक्ति उसको देख रहा था, पुलिस केस हो गया, झगड़े वाले पक्ष से थाने में पहुंच जाते हैं, वो बताते हैं कि झगड़ा हो गया। वो कहते हैं कोई गवाह है? बोलते हैं हाँ, फला व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है भाई आप वहाँ पर थे, क्या हुआ? यानी कुल मिलाकर उस व्यक्ति ने अवलोकन किया था, इसीलिए उससे पूछा गया, घटना का कहीं ना कहीं सत्यापन किया गया। लेकिन इसके बाद भी पुलिस उस स्थान पर जाती है जहां पर वह घटना या वारदात घटित हुई थी। यानी हमने अवलोकन वाले को वरीयता दी और फाइनली हम अवलोकन पर ही पहुंचे। यानी वैज्ञानिक पद्धति का पहला जो स्टेप है कहीं ना कहीं वो क्या है? अवलोकन। इसके बाद है सत्यापन और वर्गीकरण। जब हम रिसर्च मैथोडोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ शब्द आते हैं, सारणीयन, वर्गीकरण, सत्यापन। आपने सामाजिक घटनाओं से कुछ आंकड़ों का चयन किया, उनकी क्वालिटी के आधार पर उन घटनाओं को सिस्टेमेटिक किया। एक टेबल में बहुत सारे कॉलम होते हैं जहां पर एक जैसी विशेषताओं वाली घटनाओं को हम उसमें समायोजित कर देते हैं। उसके पश्चात हम उनका विश्लेषण करते हैं। एक जैसी विशेषताओं को एक वर्ग में रखते हैं और दूसरी विशेषताओं को एक वर्ग में रखते हैं, और उसका विश्लेषण करने के पश्चात हम निष्कर्ष निकालते हैं। और निष्कर्ष के बाद हम क्या करते हैं? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण वास्तव में किसी सिद्धांत की स्थापना के लिए एक तरीके से प्राथमिक चरण है। जैसे हमने कहा कि वर्तमान समाज में भी दहेज प्रथा प्रचलन में है, या कोई भविष्यवाणी हमने ऐसे ही नहीं कर दी। हम आए दिन देखते हैं पेपरों में घटनाएं आती हैं, हम आए दिन देखते हैं जो हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनके जब बच्चों की शादी होती है तो इस प्रकार की समस्या को वो सामना करते हैं, तो हम बेधड़क बोल देते हैं कि दहेज प्रथा वर्तमान में एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है। निश्चित रूप से हमने कहीं ना कहीं उन घटनाओं का, उन चीज़ों का अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापन किया होता है। वैज्ञानिक पद्धति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है भविष्यवाणी। कोई भी विषय तब तक विज्ञान नहीं हो सकता जब तक कि उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता न हो। भविष्यवाणी कैसे हो सकती है? जब हम सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करते हैं,
वर्गीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, सत्यापन करते हैं और बार बार वही परिणाम निकल कर आते हैं, तब हम सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी। हालांकि इस चीज़ को लेकर समाजशास्त्र की आलोचना भी की जाती है कि समाजशास्त्र की भविष्यवाणी उतनी कारगर नहीं होती जितनी कि नेचुरल साइंस की। मौसम विज्ञान भी एक प्रकार का नेचुरल साइंस है और उसमें भविष्यवाणी की जाती है कि आज बारिश होगी, आज मौसम साफ रहेगा, आज गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। लेकिन कई बार नहीं होता, बिल्कुल उलट हो जाता है। यानी अगर घटनाओं में, परिस्थितियों में बदलाव होता है तो भविष्यवाणी किसी भी विषय में झूठी साबित हो सकती है, क्योंकि समाजशास्त्र की प्रकृति, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ज़्यादा जटिल और गतिशील है। इसलिए समाजशास्त्र के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में, इमानुएल दुर्कीम ने आत्महत्या के सिद्धांत में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो बहुत हद तक सटीक या 100% सही सिद्ध हुई। फाइनली कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र इसलिए विज्ञान है क्योंकि वह वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है। आज वास्तव में हम लोग और भी टॉपिकों पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं विषय को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा गहराई तक चला गया, इसलिए हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। जैसे ही अगली क्लास का समय निर्धारित होगा, हम बचे हुए टॉपिक, जिसमें जो आगे के टॉपिक हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। और मैंने स्टडी मटेरियल गूगल क्लासरूम पर उपलब्ध करा दिया है। हमारे जो इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, प्राचार्य सहराई कॉलेज, वो आपको एक कोड उपलब्ध करा देंगे। वहाँ से आपको सोशियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यह वास्तव में एक प्रयास है। निश्चित रूप से इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता कि टीचर छात्रों को क्लासरूम में जाके पढ़ाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम अभी कुछ समय तक प्रत्यक्ष रूप से रूबरू नहीं हो सकते, तो हम इसी प्रकार के सोशल साइट्स, यूट्यूब या जो भी चैनल हो सकते हैं, हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अगली क्लास कब होगी, क्या होगी, आपको 1-2 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी। आप बहुत सारा मैटर उपलब्ध है ऑनलाइन, PDF, आप पढ़ें। जो डाउट्स हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी जानकारी सहराई कॉलेज के जो साइट है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उस पर उपलब्ध है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमें समय मिला है हम उसमें निश्चित रूप से पढ़ें और समय का सदुपयोग करें। थोड़ा सा मैं दूसरी बातों पर आता हूँ, 2 मिनट समय और लूँगा। वर्तमान में एक कोरोना बड़ी समस्या बना हुआ है। एक बायोलॉजिकल समस्या तो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल समस्या जो प्रॉब्लम है वो मुझे ज़्यादा लग रहा है। हम इसके बारे में जो ऑथेंटिक न्यूज़ है उसी को सर्कुलेट करें, र्यूमर्स को सर्कुलेट न करें, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं कि ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, अन्यथा न निकलें। लाइट भी जा चुकी है। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे।